गुड मॉर्निंग। अगला जो हम पाठ करेंगे वो है हमारा गलता लोहा, और जिसके जो लेखक हैं वो हैं शेखर जोशी। ठीक है, तो शेखर जोशी जी का जो बेटा जन्म हुआ था, इनका जन्म था 1932 ईस्वी में अल्मोड़ा उत्तरांचल में, और इनकी जो महत्वपूर्ण रचनाएं हैं वो है दाजू, कोसी का घटवार, 7 के लोग, हलवाहा, नौरंगी बीमार है, ये इनका एक कहानी संग्रह है, एक पेड़ की याद, ये इनका शब्द चित्र है। तो बेटा यहाँ पर जो ये पूरा का पूरा पाठ है शेखर जोशी जी के द्वारा लिखी गई ये जो कहानी है गलता लोहा, इसमें इन्होंने मुख्य रूप से समाज के विभाजन जैसी विडंबना के ऊपर चर्चा की कि जो जाति पाति के आधार पर, वर्ग भेद के आधार पर जो समाज के वर्गों को बांट दिया जाता है, उसके दीपांशु के यहाँ सामने देखो उस तरफ कुछ नहीं है, तो ये जो चीज बांट दी जाती है उसका यहाँ पर मुख्य रूप से वर्णन किया गया है, और एक कहानी के माध्यम से जो है लेखक ने हमें बताने का प्रयास किया है कि किसी भी काम के प्रति रुचि और लगन से जब हम उस काम को करते हैं तो वो एक दिन उसमें हम लोग जरूर पारंगत होते हैं, वो भले ही हम किसी जाति से संबंध रखते हो, किसी वर्ग से संबंध रखते हो। लेकिन बेटा आप कॉमर्स, ऋतिक है नहीं, कॉमर्स का बच्चा रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर बेटा उन्होंने मोहन का जिक्र किया और धनराम का जिक्र किया। मोहन और धनराम जो हैं दो मित्र थे जो एक साथ पढ़ते थे। लेखक ने मोहन के बारे में बताया, मोहन के परिवार के संबंध में, कि मोहन के जो पिता थे वो पुरोहिताई का काम करते, ठीक है जी, वो पुरोहित थे, लोगों के घर जाकर पूजा पाठ करना ये सब उनका काम था, हवन आदि करना। और जो धनराम था उसके पिता लोहार का काम करते थे। लोहार कौन होते हैं? जो लोहे का काम करते हैं। तो पाठ में भी बताया है कि जो दराती आदि जो चीजें थी इनको तेज करने का काम, लोहे के जो औजार थे इनका काम वो किया करते थे। दोनों मित्र जो थे मोहन और धनराम एक स्कूल में पढ़ते थे, और मोहन की तो जो है वो शुरू से ही शिक्षा के प्रति अरुचि थी, शिक्षा में उसका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था, उसकी रुचि नहीं थी वो। और यही कारण था कि स्कूल से आने के बाद उसके पिताजी ने भी जो है उसे अपने व्यवसाय में ही साथ लगा लेते थे, वो अपने पिता के साथ भी जो है काम करवाता था। अब मोहन जो था वो एक मेधावी बच्चा था, इंटेलिजेंट था कक्षा में, और मास्टर जी भी जो थे वो मोहन के प्रति एक स्नेह रखते थे। क्यों? अक्सर होता है बेटा ऐसे कि अगर कोई बच्चा अच्छे से काम करता है, इंटेलिजेंट होता है, अनुशासन प्रिय होता है, तो जाहिर सी बात है वो कोई भी अध्यापक या अध्यापिका हो तो उनका झुकाव जो है उस बच्चे की तरफ ऑटोमेटिकली हो जाता है, स्वाभाविक रूप से हो जाता है। और यहाँ पर जो बताया कि जो मोहन था और धनराम था दोनों मित्र थे, और मोहन को तो जो है मास्टर जी के द्वारा डंडे मारने तक का भी जो है काम सौंप दिया गया था कि अगर कक्षा में कोई चीज सुनते थे, अगर कोई नालायक बच्चा होता था नहीं सुना पाता था तो मोहन जो है उनको सजा भी दे दिया करता था। प्रार्थना आदि का जो काम है वो भी सब मोहन ही करता था। अब जो मोहन के मास्टर का जिक्र आया, कहते कि इसमें पहाड़े का जिक्र है कि धनराम को तो वो याद ही नहीं हुआ, तो जो अध्यापक है उन्होंने कहा याद तो जब होगा ना जब तुम्हारा इसमें ध्यान होगा, या तुम्हारे दिमाग में तो क्या भरा हुआ है? लोहा भरा हुआ है, तो तुम्हें किस तरीके से ये याद हो सकता है। और कहा कि इतना कहकर मास्टर जी ने घर के जितने भी लोहे के औजार थे वो उसको ठीक करने के लिए दे दिए कि जाओ तुम इसको करवाना। अब बेटा धीरे धीरे जब धनराम का जो उसमें इंटरेस्ट नहीं था, रुचि नहीं थी, कहते ना किसी भी काम के लिए रुचि और लगन दोनों चीजों का होना अनिवार्य है, तो धनराम ने जो है अपने पिता के काम को जो है बखूबी संभाल लिया था और वो उनके साथ ही काम करवाने लगा था। अब बेटा मोहन के पिता जो थे वो भले ही पुरोहित थे, लेकिन उसके बावजूद भी उनको गुजर बसर करना जो है बड़ा मुश्किल था। वो चाहते थे कि मोहन जो, और मास्टर जी भी हमेशा कहते थे कि मोहन तो जो है बहुत मेधावी बालक है, एक ना एक दिन ये स्कूल और गांव का नाम जो है जरूर रोशन करेगा। तो बेटा
पुरोहित जी भी चाहते थे कि उनका बेटा पढ़ लिख कर एक दिन एक सरकारी अफसर बन जाए, एक अच्छी सी उसको नौकरी मिल जाए। तो इसलिए बेटा वो साथ वाले गांव में ही उसको पढ़ाने के लिए भेजने लगे उच्च शिक्षा के लिए। लेकिन बरसात के दिनों पर वहां पर जो नदी थी उसके अंदर बाढ़ आ जाती थी। और एक दिन तो क्या हुआ कि उनके कुछ एक यजमान वहां रहते थे दूसरे गाँव में, कि बाढ़ में जो है उसका बैग जो बस्ता था और मोहन बड़ी मुश्किल से घर पहुंचा। तो उस दिन के बाद से पुरोहित जी को बड़ी चिंता होने लगी कि अब तो इसको पढ़ाई के लिए जो जितने दिन भी बरसात रहती थी तो वो क्या करते थे, उसे अपने यजमान के घर रख देते थे और फिर वो अपने गांव आ जाता था। जब बरसात के दिन नहीं होते थे तो वो प्रतिदिन आना जाना करता था, लेकिन बरसात के दिनों में वो अपने किसी यजमान के घर ही उसका रहने का प्रबंध कर दिया करते थे। अब बेटा कहानी आती है रमेश है ना उस युवक का नाम, जो लखनऊ नौकरी करता था, ठीक है। उन्हीं के जाति संप्रदाय से संबंध रखने वाला रमेश एक दिन गाँव आता है जो नौकरी करता था, और वो कहता है कि अब तो आप जो है मोहन को मेरे साथ भेज दो इसे उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए। और कहते हैं अगर हम आपस में इतना नहीं करेंगे तो आखिर कौन करेगा। अब पुरोहित जी भी आश्वस्त हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि उनका बेटा बड़े शहर जाएगा तो अच्छी शिक्षा ग्रहण करेगा और अच्छी जगह पर नौकरी करेगा। लेकिन हुआ क्या कि उसने मोहन का एक साधारण से स्कूल में जाकर दाखिला करा दिया, और उस बेचारे को पढ़ने का तो समय ही नहीं मिल पाता था। क्या करते थे कि उसकी पत्नी और आसपास के जो लोग थे वो सभी उससे सारा दिन भर का काम करवाते रहते थे, और उसको गांव में भी आने का बहुत कम मौका मिलता था। हालांकि उसने धोखे का भी वर्णन किया कि उसने धोखा दिया, और वो आकर कहता था उसके पिताजी को कि मोहन देखना एक दिन बड़ा अफसर बनकर निकलेगा, और उसके पिताजी भी सबको ये कहते रहते थे। और ये भी कहा हमें तो कि उसको नौकरी मिल गई है एक अच्छी जगह, ये भी उन्होंने कहा कि वो तो एक बहुत अच्छे औहदे पर जो है आसन्न है मेरा बेटा, ठीक है। लेकिन बेटा उनका जो भ्रम है वो जरूर टूटता है कि मोहन जब वहां से आता है और उन्हें पता चलता है कि रमेश ने तो जो है केवल और केवल उनकी मजबूरी का फायदा उठाया, उसका इस्तेमाल किया। तो जब वो गांव आता है तो पता चलता है, और फिर धीरे धीरे उसको भी पुरोहिताई के काम में वो लगा देती थी। तो एक दिन क्या होता है बेटा कि बीमार थे पुरोहित जी, और मोहन को कहते हैं कि तुम जाकर वो एक लोहे का औजार दिया कि इसको जाकर ठीक करवा लाओ। और बेटा वहाँ पर ये जाति संप्रदाय की बात क्यों की गई, वो कहते हैं कि जो लोहार लोग थे कि वहाँ पर तो वो ये भी नहीं कहते थे पुरोहित लोगों से या और ऊंची जाति के लोगों से कि आप बैठ जाइए, अर्थात जब कोई काम भी करवाना होता था तो वो खड़े खड़े करवा कर ही वहाँ से ले आती थी। और हुआ क्या बेटा, अब यहाँ पर ये चीज बताई गई है कि देखो ये दोनों छात्र थे, दोनों दोस्त थे, और एक तरीके से इस सामाजिक रूढ़ी पर जो है प्रहार किया है कहानी के माध्यम से शेखर जोशी जी ने, कि वहां पर देखिए कि कामयाब कौन हुआ अंत में, धनराम, कि वो अपने पिताजी के व्यवसाय में लग गया। तो बेटा मोहन जो है वहां पर जाकर बैठ गया, और इस पर जो है धनराम एकदम अचंभित रह गया कि मैंने तो इसे कहा भी नहीं और ये कैसे बैठ गए यहाँ पर, भाई बैठा नहीं करते थे। और उसके बाद उसने देखा बेटा कि जो धनराम काम कर रहा था तो मोहन ने जो है स्वयं उसको आग में गलाना शुरू किया, और वो जो लोहे का औजार था उसकी गोलाई करके उसको बहुत ही बढ़िया आकार दे दिया। तो यहाँ पर उसकी क्रिएटिविटी, सृजनात्मकता जिसे हम कहते हैं, ठीक है। तो अंत पाठ के अंत में जो है मोहन की सृजनात्मकता दिखाई गई है, और ये भी दिखाया गया है कि कोई भी काम किसी के लिए छोटा या बड़ा नहीं होता है। और मोहन की भी सोच यही थी, और यही कारण था कि वो धनराम में और अपने बीच में किसी प्रकार का कोई वर्ग भेद नहीं समझता, ठीक है बेटा। तो कुल मिलाकर यहाँ पर जो है सामाजिक रूढ़ी कौन सी, जो वर्ग भेद और जातिगत आधार पर जो लोग एक दूसरे से दूरियां बना लेते हैं, दूरियां अपना लेते हैं, उनका यहाँ पर जो है वर्णन किया गया, ठीक है जी। तो अब यहाँ पर बेटा इस पाठ के आधार पर जो पाठ्य पुस्तक के प्रश्न हैं, तो पाठ के आधार पर मैं चाहूंगी कि आप लोगों की तरफ से भी अब की बार वॉइस की टर्न ज्यादा होनी चाहिए। यस, ये जितने भी बैठे हैं आपकी तरफ से मुझे इसका आंसर मिलना चाहिए। देन आई विल एक्सप्लेन हाउ यू हैव टू राइट इन योर एग्जाम। कहानी के उस प्रसंग का उल्लेख करें जिसमें किताबों की विद्या और घर चलाने की विद्या का जिक्र आया। बताइए। बताइए, दो जिक्र आए भाई, कौन कौन सा जिक्र आया? सबसे पहला तो
कि जो उसके पिताजी थे वो साथ ही साथ उससे काम करवा रहे थे, और अगर उससे कोई काम नहीं बन पड़ता था तो उसकी पिटाई करते थे। और दूसरी तरफ जो गणित के मास्टर थे, जब उसको 13 का पहाड़ा याद नहीं हुआ तो वो क्या कहते थे कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा हुआ। ठीक है जी, ये दो प्रश्न कि उधर से तो उसके पिताजी ये काम करवा रहे थे, और दूसरी तरफ जो है मास्टर जी भी ये कहते थे कि तुझे विद्या कहाँ से आएगी, तेरे में विद्या का ताप कहाँ से लगेगा, क्योंकि तेरे दिमाग में, तो हम कह देते हैं ना अक्सर बच्चों को कि तुम्हें कुछ याद आता भूसा भरा हुआ है क्या दिमाग में, कि तेरे में तो जो है केवल और केवल लोहा भरा हुआ है। अगला प्रश्न है, धनराम मोहन को अपना प्रतिद्वंदी क्यों नहीं समझता था? अभी देखो जातिगत बात की थी हमने, खड़े होकर बताओ। हाँ, मोहन ने बचपन में उसके बैठा दी थी जातिगत था। हाँ, मोहन के मन में नहीं, धनराम के मन में। बैठिए, देखो बिल्कुल सही बताया इन्होंने कि वो उसको प्रतिद्वंदी समझता ही नहीं था। नंबर 1 तो वो अपने पिता के साथ साथ व्यवसाय में भी काम करवा रहा था, उनका हाथ बटाता था, उसको सीख रहा था। और दूसरी तरफ जो मोहन था वो पुरोहित परिवार से संबंध रखता था, और बचपन से ही उनके मन में ये बात बिठा दी गई थी कि तुम जो हो निम्न जाति से संबंध रखते हो, ये ब्राह्मण जाति से संबंध रखता है मोहन, और तुम दो लोहार और जो ब्राह्मण दो अलग अलग जातियां होगी, तो इस आधार पर उन दोनों का कोई भी मेल नहीं हो सकता। तो उसको भी यही लगता था कि मोहन तो जो है वो वैसे भी इंटेलिजेंट है, ठीक है, और धनराम जो है वो वैसे भी थोड़ा पढ़ाई में सुस्त था, तो उसने जातिगत आधार पर भी और अगर हम पढ़ाई के आधार पर भी कहें तो इसलिए वो मोहन को कभी अपना प्रतिद्वंदी मानता ही नहीं था। मोहन और धनराम मतलब दोनों की बात है, मोहन के मन में तो कभी ऐसी बात नहीं आई, लेकिन धनराम जो है वो भी कभी उसे अपना प्रतिद्वंदी नहीं मानता। ठीक है जी। धनराम को मोहन के किस व्यवहार पर आश्चर्य होता है और क्यों? अब ये बिल्कुल अंत में जो बात आई, बोलो। धनराम को मोहन के इस बात का अचंभा होता है कि वो लोग लोहार के घर पे बैठते भी नहीं थे, लेकिन वो बैठकर उसका काम भी करवा रहा है। हाँ, बैठो। और सबसे बढ़िया बात, उसको क्यों अचंभा हुआ कि पहले तो जहाँ उनका बैठना ही नहीं था, और उसने जो काम किया उसको इतनी बढ़िया गोलाई और आकार दे दिया कि जिस तरीके से वो होना था कि धनराम भी जो है उस काम को करने में जो सीखा था जिसने बचपन से और उसमें काम किया करता था, कि उसको भी जो है उस चीज में इतना पारंगत नहीं हो पाया था जितना कि मोहन ने वहां पर बैठकर, जिसने कभी वो काम किया भी नहीं था। तो जाहिर सी बात है कि ये आश्चर्यचकित कर देने वाली बात है। ठीक है जी। नेक्स्ट है, मोहन के लखनऊ आने के बाद के समय को लेखक ने उसके जीवन का एक नया अध्याय क्यों कहा? क्यों कहा गर्ल्स, बताओ बिना। गया था तो उससे घर के काम करवाए जाते थे, और वहाँ पे आने के बाद वो अपने माँ बाप से भी बिछड़ गया था वहाँ पे जाने के बाद, और उससे घर के काम करवाए जाते थे। वो वहाँ पे उसे एक मतलब ऐसे स्कूल में दाखिला दिलवा दिया गया था, उसकी पढ़ाई पर भी इतना ध्यान नहीं दिया गया था। ठीक है, काफी हद तक, लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे। एक नया अध्याय क्यों कहा बेटा? सबसे पहले तो वो, हाँ बोलो नितिन। पहले जब वो गांव में रहता था तब वो खाली स्कूल के काम करता था, पर जब वो लखनऊ चला गया उसके बाद उससे घर के काम भी करवाने लगे और उसकी पढ़ाई पर भी कोई ध्यान नहीं दिया गया, और वो अच्छा भी नहीं बन पाया। अच्छा नहीं, सफल। अच्छा तो बेटा ठीक है, बिल्कुल सही। देखो अच्छा और सफल होने में तो अंतर है ना। अच्छा था वो था ही। देखो बेटा यहाँ पर क्या एक नया अध्याय जुड़ा कि पहले वो गांव में था, फिर वो एक बड़े शहर में चला। गांव में रहकर वो अपने पढ़ाई के काम करता था, और शहर में जाकर क्या करना पड़ा कि रमेश उसको लेकर तो पढ़ाई के नाम पर गया, लेकिन जो उसकी प्रतिभा थी उसको वहां पर दबा कर रख दिया। ठीक है, अब क्या हुआ बेटा? अब कई बच्चों को होता है ना कि हम इंटेलिजेंट है, होशियार होते हैं, लेकिन अगर अंत में उसके अनुरूप उनको वातावरण ना मिले तो वो बेचारे स्वावलंबी बनने के चक्कर में उनका सारा का सारा जो मामला है वो कुंठित हो जाता है। उनके अंदर ना एक, जिसे हम कहते हैं ना हीन भावना, कॉम्प्लेक्स जिसे हम लोग बोलते हैं कि इसके अंदर कॉम्प्लेक्स आ गया है, तो वो एक हीन भावना का शिकार हो जाते हैं। तो इस प्रकार बेटा जहां मोहन के क्या सपने थे कि वो एक बहुत बड़ा, पीछे से आवाज नहीं प्लीज, कि वो और कशिश नहीं, ये आदित्य,
मैं आपको कई बार देख चुकी हूँ बेटा, यू आर नॉट अटेंटिव टुवर्ड्स योर स्टडीज। अगेन आई एम टेलिंग यू, अगेन आई एम टेलिंग यू। तो ऐसा मत समझो कि मैडम इधर पढ़ा रही है, क्वेश्चन पढ़ा रही है, तो मेरे को आपकी जो ये शारीरिक प्रतिक्रियाएं हो रही हैं इनके संबंध में मुझे पता नहीं चल रहा। सो बी अटेंटिव। एक गोल्डन चांस मिला है आप लोगों को एग्जाम से पहले, तो इसको कवर अप करने की कोशिश करो। तो इस प्रकार जो है, जहां उसके संबंध में क्या था कि वो एक बड़ा इंसान बनेगा, उसके पिताजी ने भी सपने देखे थे, उसको भी लगता था, मास्टर जी भी कहते थे कि एक दिन बड़ा होकर स्कूल का और अपना और अपने गांव का नाम जो है रोशन करेगा। लेकिन उस बेचारे को उस प्रकार का वातावरण नहीं मिला, बल्कि उसको पढ़ना था, पढ़ने के लिए लखनऊ ले जाया गया था, उसके पिता ने भेजा था, रमेश उसको लेकर गया था, पूरा आश्वासन दिया था, लेकिन उसके बावजूद तो वो बेचारा काम करने के चक्कर में भी, फैक्ट्रियों के चक्कर लगाता रहा, लेकिन उसके बावजूद भी मोहन को कोई सफलता हासिल नहीं हुई। तो बेटा जहां आका जा रहा था कि वो एक सफल इंसान बनेगा और बाद में वो बेचारा जीवन के उस पड़ाव पर जाकर सफल हो गया, तो जाहिर सी बात है कि उसके जीवन में एक नया अध्याय जुड़ चुका था। अगला प्रश्न है, मास्टर त्रिलोक सिंह के इस कथन को लेखक ने जबान के चाबुक कहा है, क्यों? बताइए। जबान का चाबुक, सीधी सी इसी बात को करेंगे। मास्टर जी क्या कहते थे? हाँ बोलो बोलो सनी। जब बलराम तेरा का पैरा नहीं सुना पाए तो मास्टर जी ने कहा, तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है रे, तेरे दिमाग में लोहा भरा है, इसलिए वह उसका पढ़ाई से रुचि हट गई। नहीं, ऐसा नहीं बेटा, बैठो। ये इन्होंने बोला कि मास्टर जी ने क्या कहा कि जब वो तेरा का पहाड़ा नहीं सुना पाया कि तेरे दिमाग में तो लोहा भरा है। आप कहते हैं ना बेटा, अगर शारीरिक किसी को प्रताड़ना है, जबान का चाबुक, अगर किसी को शब्दों के बोल बोले जाएं तो वो सीधे हृदय पर आघात करते हैं। मानते हो ना? अगर किसी को कोई परेशान करने वाली बात कह दी जाए, चुभने वाली बात कह दी जाए, तो वो सीधा जो है हृदय को आघात करती है। ठीक है, मनुष्य की अंतरात्मा को हिलाकर रख देती है, जिसे वो जिंदगी भर नहीं भूलता। अब शारीरिक चोट को कोई भी व्यक्ति भूल सकता है। अगर मान लीजिए मास्टर ने चाबुक मार दिए होते तो शायद वो भूल जाता, लेकिन उसको क्या कहा कि तेरे अंदर तो लोहा भरा है, उसके दिमाग में बड़ी बात घर गई। अब बेटा देखिए, इससे व्यक्ति अपमानित भी खुद को महसूस करता है, मानते हो ना? तो इसलिए इसे जबान का चाबुक कहा गया है, और जो मोहन के मस्तिष्क में, उसके हृदय में कहीं ना कहीं घर कर गया। ठीक है जी। नेक्स्ट है, और दूसरी बात, जैसा कि भी उसके दिमाग में भी ये बात बैठ गई थी कि मैं तो केवल लोहार का ही काम कर सकता हूँ, लोहे का ही, और तो कोई काम मैं कर ही नहीं सकता, क्योंकि मास्टर ने भी तो यही बात बोल दी थी कि तू तो बस यही काम कर सकता है। नेक्स्ट है बेटा, बिरादरी का यही सहारा होता है, किसने किससे कहा? मोहन के पिता ने बोला था भैया, रमेश ने। तिवारी ने अपनी बिरादरी के संपन्न युवक रमेश से कहा, उसने कहा ना कि मैं इसको ले जाना चाहता हूं, तो उन्होंने कहा बिरादरी का यही सहारा होता है कि तुम हमारी बिरादरी से संबंध रखते हो, तो जाहिर सी बात है कि मेरी मदद करो। अगला प्रश्न है, उसकी ये सब तो बहुत है कि किस प्रसंग में कहा कि जब वो कहता है कि इसको मेरे साथ भेज दो, आपका बेटा तो पढ़ने लिखने में भी अच्छा है, वहां जाकर ये पढ़ेगा, इसको अच्छी नौकरी मिल जाएगी, तो इस संदर्भ में उन्होंने कहा था कि तुमने मेरे बारे में बहुत अच्छा सोचा। और किस आशय से कहा था? सहानुभूति प्रकट की थी कि भाई मैं आपके बच्चे को ले जाता हूँ और ये बहुत अच्छे से पढ़ पाएगा। क्या कहानी में यह आशय स्पष्ट हुआ है? नहीं हुआ, सफल नहीं हो पाया उस काम में। अगला है, उसकी आंखों में एक सृजक की चमक थी। कहानी का यह वाक्य किसके लिए कहा गया है? उसको था कि मैं कुछ बन सकता हूँ, और फिर अंत में भी सृजनात्मकता थी। कब? जब उसने वो लोहे का काम को बहुत अच्छी तरीके से, पारंगत तरीके से कर दिया था। ठीक है, बाकी ये इस तरीके का इतना वो नहीं है बेटा, बाकी इंटरनल आएंगे आप लोगों के। अगर आप लोगों को कोई भी चीज इस पाठ से समझ नहीं आई, पूछना चाहते हो, तो यूर मोस्ट वेलकम। आगे कोई चीज जो ना समझ में आई हो? धन्यवाद।